एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जो जूलॉजी का VAC है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें जो हमारा कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें हमारा जो चौथा यूनिट का जो लेक्चर चल रहा था, इसमें आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। ठीक, तो प्राथमिक उपचार किन चीजों के लिए है ये हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार किसके किसके लिए? इलेक्ट्रोक्यूजन। इलेक्ट्रोक्यूजन मतलब जब किसी प्रकार का बिजली का झटका लग जाता है किसी व्यक्ति को, तो हम अपने लेवल पे उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं कि जब डॉक्टर या एक प्रोफेशनल मेडिकल चिकित्सक जब तक ना पहुंच जाएं या जब तक हम उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा दें, तब तक हम अपने लेवल पे किस प्रकार की उसकी मदद कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं। वो कहलाता है प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड। अगला है रोड एक्सीडेंट। यदि रोड में किसी का एक्सीडेंट हो गया है कि सही मेडिकल टीम के पहुंचते तक, प्रोफेशनल मेडिकल टीम के पहुंचते तक हम किस प्रकार से उस व्यक्ति की, उस विक्टिम की देखभाल कर सकते हैं। अगला बर्न। यदि कोई व्यक्ति जल गया है, आग से झुलस गया है, तो हम मेडिकल टीम के पहुंचते तक किस प्रकार से उसकी देखभाल कर सकते हैं। अगला लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति को बिजली गिर गया है, किसी व्यक्ति के ऊपर गाज गिर गया जिसको बोलते हैं, बरसात के मौसम में जब बिजली कड़कती है तब, तो अगर उसके सदमे में कोई व्यक्ति आ गया है तो मेडिकल टीम के पहुंचने से पहले हम उसके किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। अगला है एनवेनोमेशन। एनवेनोमेशन मतलब होता है कि किसी प्रकार का जो जहरीला जीव होता है उसके काट देने पर किसी पेशेंट या किसी विक्टिम के शरीर के देखभाल हम कैसे करें। जो प्रॉपर मेडिकल टीम है या प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उनके पहुंचते तक या उसे हॉस्पिटल पहुंचाते तक उस व्यक्ति की देखभाल हम कैसे करें, ये क्या कहलाता है? फर्स्ट एड। ठीक, तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस गिवन टू एन इंजर्ड या इल पर्सन। कोई इंजर्ड व्यक्ति, जोखिम क्या बोलना चाहिए, किसी प्रकार का चोट लग गया है, शरीर डैमेज हो गया है, ऐसा व्यक्ति या किसी कमजोर व्यक्ति का हम अपने लेवल पे जितना भी हो सके मेडिकल इमरजेंसी वाला जो ट्रीटमेंट दे पाएंगे, किसके पहुंचते तक? बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। ठीक, प्रोफेशनल मेडिकल टीम यानी कि सही डॉक्टर टीम के पहुंचते तक हम अपने लेवल पे किस प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का किट बॉक्स होता है, देखिए आप इस प्रकार से दिख सकता है क्या क्या हो सकते हैं। ये किसी भी मेडिकल सेंटर में मिल जाएगा, फर्स्ट एड का किट बॉक्स। इसको तो हर एक प्रत्येक घर में एक किट बॉक्स होना चाहिए। ठीक, ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है। फर्स्ट एड का जो किट बॉक्स होता है ना, वो जरूर ले लीजिए आप। अपने फैमिली के हर एक मेंबर के पास होना चाहिए, जो अलग अलग जगह पे रहते हो, ये होना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, आज के क्लास में हम इलेक्ट्रोक्यूजन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोक्यूजन मतलब क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया है, इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लग गया है, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर टीम के पहुंचने से पहले हम अपने लेवल पे कैसे उसकी सुरक्षा करेंगे, देखभाल कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोक्यूजन इज डेथ या सीवियर इंजरी कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक। जब बिजली का झटका लग जाता है तो यह तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या वो व्यक्ति उस बिजली के झटके से क्या बोलना चाहिए, बेहोश हो जाता है। ठीक, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, गिर जाता है, जल सकता है, झुलस जाता है। तो ये जो इंजरी हुई उसके शरीर को, उस इंजरी की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं? फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के शरीर में इलेक्ट्रिक करंट आ गया है, उसको झटका लग गया है, शरीर डैमेज हो गया है, शरीर में हानि हो गई, क्षति हो गया शरीर का, तो उसको हम कैसे देखभाल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बिजली का झटका लगता हुआ दिखाया गया, झटका लगने के बाद ऐसे कोई व्यक्ति गिरा है दिखाया गया। ठीक, तो इस इंजर्ड व्यक्ति की, बेहोशी हालत में पड़ा हुआ व्यक्ति की
हम किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इनिशियल सेफ्टी एंड सेपरेशन, कि शुरू में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की यदि आप मदद करना चाहते हो तो शुरू में किन चीजों का आपको सावधानी रखना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए। किसी मरीज का आप यदि मदद करना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रिक करंट में फंस गया है, उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो इंश्योर सेफ्टी, पहले खुद का ध्यान रखो भाई, क्योंकि अगर आप फिर उसके लपेटे में आ गए, इलेक्ट्रिक करंट के दायरे में आ गए, तो आपको भी झटका लग सकता है। तो किसी भी प्रकार के आसपास की चीजों को न छुएं। सबसे पहला तो जो मेन स्विच होता है बिजली का, उसको बंद कर दें ताकि करंट सप्लाई क्या हो जाए, बंद हो जाए। डू नॉट टच द पर्सन until you are certain the power is off, जब तक ये आप कंफर्म ना हो जाएं कि स्विच ऑफ हो चुकी है, मेन स्विच बंद हो चुकी है, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद हो चुकी है, जब तक ये आश्वस्त ना हो जाए, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, तब तक व्यक्ति को, उस पेशेंट को, बिजली में लटके हुए व्यक्ति को बिल्कुल ना छुएं। एंड बी अवेयर दैट वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यदि किसी प्रकार की आसपास की पानी पड़ी हुई है, पानी गीला है सब तरफ, या कोई गीली चीजें सब तरफ फैली हुई है, जैसे गीला कपड़ा सुखाया हुआ है, नीचे पानी पूरा गीला हो गया है, कीचड़ हो गया है, और ऐसे में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी गीली चीजें हैं, कच्चे चीजें हैं, उन सभी से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती हैं और आपको भी झटका लगने का खतरा बना रहेगा। इफ द पावर सोर्स इज हाई वोल्टेज या यू आर अनश्योर, वेट फॉर प्रोफेशनल, यदि पावर सोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर में जाता है, जो मेन हमारा जो बिजली का तार रहता है, जिसमें 14,000 11,000 वोल्टेज रहते हैं, ऐसे मेन तार वाले जगह पर कोई घटना घट गई है, तो ऐसे चीजों को तो बिल्कुल ना छुएं आप। बिजली के मैकेनिक के आने का बिल्कुल इंतजार करें, वो कर लेंगे। ठीक। और यदि घर में किसी प्रकार का किसी को झटका लग गया है, तो सबसे पहले पूरा पावर सप्लाई को बंद कर दें, उसके बाद उसको आगे प्रोसेस करें। हमेशा आश्वस्त रहें कि जिसको आप छू रहे हो वहां बिजली का सप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं तो आप भी इस प्रकार की घटना के भागीदार बन जाएंगे, इस प्रकार की शॉक आपको भी लग सकती है। ठीक। तो टर्न ऑफ द पावर, अभी बोला हूं मैं, सेफली स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट द मेन ब्रेकर, जो मेन स्विच है आपका, जहां से पूरे घर में पावर सप्लाई हुआ है, उसको पहले बंद कर दें। या अनप्लग द अप्लायंस, या कहीं पर अगर प्लग लगा हुआ है, जो डबल पिन प्लग रहता है वो लगा होता है, उसको खींच लें, ट्रिपल पिन प्लग लगा होता है खींच लें, और रिमूव द फ्यूज, ये आपके घर का जो मेन मीटर होता है, वहां पर फ्यूज होता है, उस फ्यूज को भी निकाल लेंगे तो पूरे घर में बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। कुल मिला के यदि किसी इस प्रकार से बिजली के शॉक से गिरे हुए पड़े हुए व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पूरी बिजली की सप्लाई को बंद कर दें, फिर उसकी मदद करें। तीसरा नंबर पे देखिए, सेपरेट फ्रॉम द सोर्स। ठीक। सोर्स यानी कि बिजली, बिजली का झटका जहां लगा है, जिस तार से, जिस वायर से, जिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उसको बिजली का झटका लगा है, उससे झटका लगे हुए व्यक्ति को जो लटक गया, चिपक गया, उसको वहां से हटाएं, सेपरेट करें। कैसे करके हटाएंगे, इसमें आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। सबसे पहले तो अनप्लग कर दो या स्विच, मेन स्विच बंद कर दो। दूसरा, कोई इलेक्ट्रिक तार की वजह से उसको झटका लग गया है, तो कुछ ऐसे चीजों से आप तार को हटाएं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित ना होता हो, जैसे लकड़ी का डंडा हो गया, प्लास्टिक का डंडा हो गया। आप जूता चप्पल पहन लें, ध्यान रहे आप गीला ना हो, कुछ लकड़ी का पट्टा डाल दें सूखा वाला, या कोई कार्डबोर्ड के ऊपर चढ़ जाएं, कार्डबोर्ड यानी कि पुट्ठा जो होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होता, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके उस सोर्स को उस पेशेंट से हटा दें, उस विक्टिम से के शरीर से हटा दें। ठीक है।
अगर कहीं पर चिपक गया है, व्यक्ति चिपक गया है, तो आप ये कंफर्म कर लें कि आप जूता चप्पल पहने हुए हैं और खुले हाथों से इसको न खींचें। हाथों में कुछ प्लास्टिक का मोटा सा दस्ताना मिलता है, वो पहन लें और फिर उसको खींचें। कुल मिला के आपको करंट या झटका नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो इफ यू कैन नॉट टर्न ऑफ द पावर, यदि आप बिजली को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो खुद को बहुत सावधानी से वहां पर चारों तरफ ध्यान रखना होगा। यूज ए ड्राई नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट लाइक वुडन स्टिक या प्लास्टिक या कार्डबोर्ड टू मूव द सोर्स अवे फ्रॉम द पर्सन। जो बिजली का झटका जिसकी वजह से लगा है उसको हटाने के लिए, यदि आप उसको बिजली बंद नहीं कर सकते, मान लीजिए जैसे मेन गली में कोई तार गिरा हुआ है, उस तार में कोई व्यक्ति फंस गया है, तो मेन स्विच तो बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि गली का बिजली है वो। तो आप किसी सूखे लकड़ी से या प्लास्टिक के डंडे से या किसी कार्डबोर्ड से उसको वायर को ध्यान पूर्वक हटाएं ताकि उसका वायर आपको टच ना हो, और किसी पट्टे वट्टे पे चढ़ जाएं ताकि अर्थ उसको ना मिले, अर्थिन ना मिले, नहीं तो आपको भी झटका लग सकता है। ठीक, चलिए। आफ्टर सेपरेशन, उस व्यक्ति को आपने उस सोर्स से यानी बिजली के झटके वाले मशीन से वहां से उसको हटा दिया। हटाने के बाद उसके साथ क्या करोगे? सबसे पहला काम, कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। सबसे पहला काम करिए, आसपास की जो मेडिकल इमरजेंसी उसको फोन करिए। कॉल यूर लोकल इमरजेंसी नंबर, जैसे हमारा क्या है 108 मेडिकल हेल्प के लिए होता है, उसको कॉल करें तो वहां से डॉक्टरों का टीम, विशेषज्ञों का टीम पूरा पहुंच जाएगा। स्पेशली इफ द पर्सन इज अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस यानी व्यक्ति बेहोश हो गया है, वो चेतना में नहीं है, नहीं जग रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में सीधा संजीवनी को 108 को आप फोन करें। हैज डिफिकल्टी ब्रीदिंग या शोज साइन ऑफ सीवियर बर्न, या जो पड़ा हुआ व्यक्ति है वो सांस बहुत गहरा गहरा ले रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, या वो बहुत बुरी तरीके से उसका हाथ या पैर जल चुका है जो पार्ट बिजली के झटके में पड़ा था, तो आप बिल्कुल अपने इमरजेंसी नंबर को फोन करें और उसको जल्दी बुलाएं, घटना का सूचना दें। दूसरा, चेक फॉर पल्स एंड ब्रीदिंग, उसके हाथों को छुएं, हाथों के नाड़ी को छुएं, नाड़ी चल रहा है कि नहीं चेक करें। उसके नाक के पास हाथ को ले जाएं और सांस चल रही है कि नहीं चेक करें। यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपने लेवल पे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीपीआर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिजस्टाइटेशन। ये क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, एक डायग्राम देख लीजिए आप। सबसे पहला क्या बोला मैं, फोन करेंगे, सबसे पहला फोन करेंगे किसको, इमरजेंसी नंबर को। उसके बाद उसके नाक को चेक करेंगे आप, सांस चल रही है कि नहीं, हाथों के नाड़ी को चेक करेंगे, चल रहा है कि नहीं, पल्स चल रहा है कि नहीं। उसके बाद सीपीआर देंगे। सीपीआर क्या होता है भाई, चेस्ट पल्मोनरी रिजस्टाइटेशन, सीपीआर। ठीक, ये ठीक, कार्डियो पल्मोनरी रिजस्टाइटेशन। ये क्या होता है इसमें देखिए, तो चेस्ट को दबाते हैं हम और मुंह से उसको सांस देते हैं। पिक्चर में देखा होगा आपने, उसकी चेस्ट को प्रेस देते हैं, प्रेस करते हैं भी, हल्का हल्का ना, इतना जोर से मत दबाओ कि मर ही जाए वो, आप उसको स्मूथली। लेकिन ये कोई ट्रेंड व्यक्ति ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। यदि आपने इसकी ट्रेनिंग ली है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपने ट्रेनिंग ली है तो सीपीआर का ट्रीटमेंट दीजिए। क्या करते हैं देखिए, चेस्ट को एकदम स्मूथली प्रेस किया जाता है, ठीक, और माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ दिया जाता है, उसके मुंह को फूका जाता है ताकि एयर का रास्ता खुल जाए। अब कितना करते हैं देखिए, 2 बार मुंह को उसके सांस देते हैं, फूकते हैं, और 30 बार छाती को प्रेस करते हैं, फिर 2 बार मुंह को सांस देते हैं, फिर 30 बार छाती को ये प्रेस करते हैं, और ये प्रोसेस करते रहना चाहिए किसके आते तक, मेडिकल टीम, इमरजेंसी मेडिकल टीम के पहुंचते तक। ठीक, 2 बार ब्रीदिंग देना है, टू ब्रीथ, और 30 चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट,
ठीक है जी, ये करना चाहिए और ये रिपीट करते रहना चाहिए। यदि किसी प्रकार का घाव हो गया है, बिजली से जल गया मान लीजिए, उस बिजली के तार से जल गया है मान लीजिए, तो उसको ठंडे पानी से उसके आसपास को भिगा दीजिए ताकि वहां थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बर्न हो गया, जल गया है वो। और किसी ऐसे रेशेदार कपड़े से बिल्कुल नहीं ढकना चाहिए जिससे कि उसके रेशे चिपक जाएं, या कि चिपकने वाले बैंडेज से नहीं चिपका देना चाहिए, क्योंकि जब निकालोगे तो यहाँ का स्किन निकल जाएगा। ठीक है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई रोएदार कपड़े से नहीं ढकना चाहिए क्योंकि रोआ चिपक जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। और आपको उस व्यक्ति के पास हमेशा रहना है, मेडिकल टीम के पहुंचते तक उसका देखभाल करते रहना है। उसको किसी प्रकार का ड्रिंक नहीं देना है, पानी वानी कुछ भी पीने के लिए नहीं देना है जब तक मेडिकल टीम ना पहुंचे। कुछ खाने के लिए भी नहीं देना है, क्योंकि खाने और पीने की अगर सामग्री लिया जाएगा तो बॉडी में फिर मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी तो फिर इधर उसको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है आगे जाके ऑपरेशन करना पड़ जाए। इसीलिए उसको खाना पीना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ, चेस्ट फॉर पल्स एंड ब्रीथ, उसके नाड़ी को और उसके सांसों को चेक करो। नाड़ी को चेक करने के लिए हाथों के नाड़ी को चेक करना चाहिए, कलाई में जो होता है। और ब्रीदिंग के लिए आप उसके नाक के पास हाथ रखिए, सांस ले रखे चेक करिए। इफ द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग, यदि बंदा सांस नहीं ले रहा है, व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, तो स्टार्ट सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। कैसे करना है? 2 बार मुंह में सांस देना है, 30 बार छाती को प्रेस करना है। अगर आप ट्रेंड हो तो कर पाओगे, अन्यथा ना करें ऐसा। इफ यू आर ट्रेंड तो करिए। कंटिन्यू सीपीआर अंटिल हेल्प अराइव, और ये तब तक रिपीट करते रहिए जब तक कि मेडिकल टीम ना पहुंच जाए। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द पर्सन ब्रीदिंग टू स्टॉप एंड रीस्टार्ट। और ये जो प्रोसेस करेंगे ना, आप हमेशा तैयार रहिए कि किसके लिए? प्रिपेयर्ड फॉर द पर्सन ब्रीदिंग टू स्टॉप एंड रीस्टार्ट, कि बंदा जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, सांस रहिए कि कब सांस ले रहा है, कब छोड़ रहा है। जब सांस लेगा तो फिर उसको सांस दीजिए, जब छोड़ेगा तो उसको इंतजार करिए। मतलब उसके सांस लेने, उसके सांस छोड़ने का इंतजार करिए, और उसके हिसाब से ही छाती को प्रेस करिए। जब सांस छोड़ रहा है तो छाती को प्रेस करिए, और जब सांस ले रहा है तो छाती को रिलैक्स छोड़िए। ये आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर छाती दबा दोगे, अगर सांस लेता रहेगा दबा दोगे, दिक्कत हो जाएगी। सांस छोड़ता रहेगा तो छाती को दबाइए, और सांस लेता रहेगा तो छाती को रिलैक्स छोड़ दीजिए। तो ये प्रोसेस आपको वेट करके करना पड़ेगा। अगला देखिए, मैनेज इंजरीज। 2 पॉइंट हो गया भाई। तीसरा पॉइंट क्या है? मैनेज इंजरीज। यदि बिजली के झटके के समय उसको कुछ इंजरी हो गया, कुछ क्षति हो गया शरीर में, कुछ चोट लग गई, जैसे बर्न हो गया, जल गया स्किन, तो क्या होगा देखिए। कवर एनी बर्न विद अ स्टेराइल गैस, स्टेराइल प्रकार को साफ सुथरे गैस बैंडेज, मतलब कपड़े जैसा बैंड, और एक क्लीन क्लॉथ या फिर एक साफ कपड़ा। डू नॉट यूज पकने वाला बैंडेज बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ठीक। और फ्लफी मटेरियल, फ्लफी यानी कि जिसमें रोएदार निकले होते हैं, वो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। लाइक टॉवल्स या ब्लैंकेट, ठीक है, जो हमारे टॉवल ब्लैंकेट होते हैं उसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। एज फाइबर कैन स्टिक टू द बर्न, क्योंकि उसके जो फाइबर होते हैं, रोए होते हैं, वो घाव में चिपक जाएंगे। फॉर बर्न्स रन द एरिया अंडर कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट, और 20 मिनट के लिए कम से कम उसको ठंडे वाले पानी से उसको भिगाना चाहिए। कहां पर? जहां पर चोट लगी है, घाव हो गया है, जल गया है, वहां पर एटलीस्ट 20 मिनट्स, ताकि थोड़ा वो एरिया अच्छा लगे उसको, क्योंकि वहां जला हुआ है, बर्न हो गया है। ठीक। अगला, ब्लीडिंग। कंट्रोल एनी ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर टू द वुंड। यदि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग वाले पोर्शन को, उस छेद को प्रेशर के साथ, हाथ के साथ दबा दीजिए। कुछ रुई टाइप का है तो बांध दीजिए, और उस ब्लीडिंग को बंद करिए, नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा, एनीमिया की वजह से मारा जाएगा। ठीक। अगला देखिए, मॉनिटर द पर्सन
स्टे विद द पर्सन एंड मॉनिटर देयर ब्रीदिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस। उस व्यक्ति के पास खड़े रहिए और इंतजार करिए कि व्यक्ति, वो जो जिसके साथ ये घटना घट गई है, वो पेशेंट जो पड़ा हुआ है, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है चेक करिए, जाग रहा है तो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है चेक करिए। अनटिल मेडिकल हेल्प अराइव, जब तक कि मेडिकल की टीम ना पहुंच जाए तब तक उस व्यक्ति के पास, उस पेशेंट के पास आपको रहना चाहिए। कीप देम वार्म टू प्रिवेंट शॉक। ठीक, कीप देम वार्म टू प्रिवेंट शॉक, क्या बोल रहा है, उसको गर्मी का एहसास दिलाते रहिए। उसके हाथों के पैरों के जो तली होती है, जैसे हाथों के हथेलियां होते हैं, पैरों के नीचे का तली वाला पार्ट होता है, उसको हाथों से रगड़ते रहिए। देखना तो जो जिस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ने लगता है, उसके इस पैर को रफ करने लगते हैं, ऐसे रगड़ने लगते हैं, हाथों को रगड़ने लगते हैं, हथेलियों को, ऐसे करते रहिए ताकि शरीर में गर्मी बना रहेगा। ठीक, वो उसकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही हो रही होगी, वो कोमा में न चला जाए। इसीलिए आपको उसके पैरों की हथेलियों को, हाथों की हथेलियों को, पैरों की तली को, हाथों की हथेलियों को आपको लगातार रगड़ते रहना पड़ेगा। उसको शरीर को गर्मी देनी पड़नी, गर्मी देनी पड़ेगी आपको, और ये देते रहना पड़ेगा। किसके आते तक, मेडिकल टीम के आते तक। अगला, डू नॉट गिव देम एनीथिंग टू ड्रिंक इवन इफ दे आर कॉन्शियस। यदि वो जाग रहा है, सब कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, और पानी पीने को मांगता भी है, तो बिल्कुल नहीं देना है। ठीक, पानी पीने को दोगे तो आगे फिर उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल क्या बोलना चाहिए, जो उसके अंदर की मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए उसको पानी पीना तो कभी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर के आने का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हमारे आसपास यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक से गुजरता है या उसको बिजली का झटका लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट पे जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।